सलोनी एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी, जिसके पिता सोनू ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। सलोनी काफी लंबे समय से एक नौकरी की तलाश कर रही थी। कई जगह इंटरव्यू भी दे चुकी थी, पर सलोनी को बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आता था। साथ ही वो बस 12वीं तक ही पढ़ी थी, जिस वजह से उसे कोई भी ठीक सी नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह सलोनी एक इंटरव्यू पर जाने के लिए तैयार होती है। तभी सलोनी की माँ रेखा सलोनी को दही चीनी खिलाते हुए बोलती है, ले बेटा दही चीनी खाकर जा, भगवान तुझे सफलता देंगे। माँ आप हमेशा दही चीनी खिलाकर भेजती हैं, लेकिन दही चीनी मुझे असर नहीं करता। अरे बेटा, इतनी जल्दी हार थोड़ी मानते हैं। अगर जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो फिर उसकी हमें कदर नहीं होती है। माँ कब से मैं अपनी पहली नौकरी के लिए भटक रही हूँ। कितनी जगह इंटरव्यू दे चुकी हूँ, लेकिन कहीं बात ही नहीं बन रही है। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान का नाम लेकर जा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। चलिए मैं अब जाती हूँ, वरना मेरी बस छूट जाएगी। इतना कहकर सलोनी घर से इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। भीड़ भाड़ भरी बस में बैठकर सलोनी जैसे तैसे अपने इंटरव्यू वाले ऑफिस में पहुंचती है। एक लंबी लाइन लगाकर आखिरकार सलोनी का नंबर भी आ जाता है। सलोनी इंटरव्यू देकर शाम को अपने घर आती है और घर आते ही रेखा सलोनी से बोलती है, लग गई नौकरी सलोनी बेटा? नहीं माँ, उन्होंने कहा कि मेरे को वो फोन करके बता देंगे। कोई बात नहीं बेटा, तू फोन का इंतजार कर ले। माँ कभी भी कोई भी मुंह पर थोड़ी ना मना कर देता है कि हम आपको नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये सब तो बहाने होते हैं कि फोन करके बता देंगे, मैसेज कर देंगे, या फिर आप वेटिंग पर हैं। बेटा तू दिल क्यों छोटा करती है, कहीं और देख लेना, कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। रेखा ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सलोनी के पिता आ जाते हैं और अपनी पत्नी और बेटी की बातें सुनकर बोलते हैं, अरे बेटा, अरे नौकरी के चक्कर में उम्र ना बीत जाए तेरी। आप क्या कहना चाहते हैं पापा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कहने की बात क्या है, अरे साफ साफ कह रहा हूँ, समझ ले मेरी बात। अरे कोई अच्छा लड़का देखकर शादी करवा दूंगा तेरी। ये नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, यही अच्छा होगा। पर क्यों पापा, आप तो जानते हैं ना कि मैं हमेशा से नौकरी करना चाहती हूँ, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे हर दिन तो जाती है इंटरव्यू देने, अरे क्या हो जाता है, मिलता है काम कहीं? कहीं नौकरी मिली क्या आज तक? जब देखो तब बस पैसा लेकर जाती रहती है इंटरव्यू के लिए, नौकरी तो मिलती नहीं। अरे कम से कम घर बसा ले, जिंदगी संवर जाएगी तेरी, वरना क्या ही होगा तेरा। अजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो कोशिश तो कर ही रही है ना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, पहली नौकरी पहली तनख्वाह, ये सब मत सोच, लड़का जैसे ही मिलेगा तेरी शादी करवा दूंगा। इतना कहकर सलोनी के पिता वहाँ से चले जाते हैं, पर अपने पिता की बातें सुनकर सलोनी को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, आखिर कब मिलेगी मुझे मेरी पहली नौकरी? अगर नौकरी नहीं मिली तो पापा मेरी शादी करवा देंगे, और मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। नौकरी करना मेरा सपना है, मैं अपने सपने को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। सलोनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रेखा आ जाती है और बोलती है, सलोनी बेटा तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन पापा ने जो कहा वो ठीक नहीं है। मैं शादी से पहले अपनी नौकरी करना चाहती हूँ, अपनी पहली सैलरी लाकर आपके हाथ में रखना चाहती हूँ। मैं तेरे दिल की सारी बातें जानती हूँ बेटा, पर देखा जाए तो तेरे पिता का कहना गलत नहीं है। हाँ माँ मैं जानती हूँ, पापा अपनी जगह ठीक है, पर माँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अब अगर मुझे मेरी नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो ना तेरा है बेटा और ना ही तेरे पापा का, कसूर तो सिर्फ वक्त और हालात का है, जो किसी के पक्ष में नहीं है। तो अब क्या कहना चाहती है माँ, कि मैं अपनी पहली नौकरी का सपना छोड़ दूँ? ऐसे कैसे छोड़ दूँ? बेटा सपना और कांच में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही कब टूट जाए किसी को नहीं पता, पर मैं फिर भी भगवान से यही दुआ करूंगी तेरे सारे सपने पूरे हो जाए। रही बात तेरे पापा की, तो उन्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगी, पर अगर वो नहीं माने बेटा तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकती, उनकी बात मान के तू शादी कर लेना। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। सलोनी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पास पड़ोस वालों की मदद से कई जगह और इंटरव्यू देने के लिए जाती है।
लेकिन बदकिस्मती से सलोनी की नौकरी कहीं पर भी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ सोनू सलोनी के लिए लड़का देखना शुरू करता है। एक दिन जब ऐसे ही सलोनी अपने घर पर आती है तो वो देखते हैं कि इसके घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं। इससे पहले कि सलोनी कुछ बोलती तभी सभी मेहमानों के बीच में से रेखा उठकर सलोनी के पास आती है और उसे कमरे में ले जाती है और कमरे में जाते ही सलोनी से बोलती है, माँ ये लोग कौन है? कभी देखा नहीं मैंने इनको। बेटा ये तेरे रिश्ते के लिए आए हैं, पसंद करके बता तुझे कौन पसंद है। रिश्ते के लिए आए हैं? पर क्यों? किस लिए? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? बेटा तेरे पापा इन्हें यहाँ लेकर आए हैं, मुझे तो खुद भी नहीं पता था, वरना मैं तुझे पहले ही बता देती। माँ आप जानती है ना कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे सबसे पहले अपनी पहली नौकरी करनी है। बेटा ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, तू जा पहले तैयार होकर बाहर आ जा। इतना कहकर रेखा सलोनी को अच्छे से तैयार करके मेहमानों के सामने ले आती है। तभी लड़के की माँ सविता बोलती है, तो सलोनी बेटा बताओ तुम क्या करना चाहती हो जीवन में, क्या सपना है तुम्हारा? मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी करना चाहती हो? पर हमारे परिवार में बहुएं नौकरी नहीं करती बेटा। पर मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी करना मेरा सपना है। मैं बहुत वक्त से अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन आपकी बेटी तो नौकरी ढूंढ रही है और हमारे घर में नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए। अरे बहन जी आप चिंता मत कीजिए, अरे मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा। अरे रिश्ते की बात बढ़ेगी आगे, अब शांत हो जाइए। नहीं पापा, मैं बिना अपनी पहली नौकरी के शादी नहीं करूँगी। भाई साहब आपकी बेटी तो पहले ही मन बना चुकी है कि उसे शादी नहीं नौकरी करनी है, तो फिर आपने हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? फालतू में हमारा समय बर्बाद किया। चलिए जी, हमें नहीं करनी यहाँ पे कोई शादी वादी। इतना बोलकर सविता बेटे के साथ सोनू के घर से मुंह बनाते हुए चली जाती है। सलोनी की इस हरकत से सोनू गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो सलोनी पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन रेखा अपने पति का हाथ रोक लेती है और सोनू बोलता है, आ गया तेरे कलेजे को ठंडक। अरे बेइज्जती करवा दी तूने अपने बाप की। पापा जब आप जानते हैं कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो फिर आप जबरदस्ती क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, मेरी शादी करवा रहे हैं, जबकि मुझे शादी नहीं अपनी नौकरी करनी है। पहली नौकरी, पागल हो गई है तू? अरे जब देखो तब नौकरी नौकरी नौकरी। अरे मैं ऑटो चलाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, तब जाके कुछ पैसे आते हैं तो घर चलता है। नौकरी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर ले तू, और साथ साथ हमारी भी कर दे। इतना अच्छा रिश्ता लेकर आया था, सब बर्बाद कर दिया तूने। अरे इतना अच्छा रिश्ता, अरे इतनी जल्दी नहीं मिलता बेटा, तूने तो सब कुछ खराब कर दिया। अजी आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शांत हो जाऊं? क्यों शांत हो जाऊं? अरे इसने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। अरे इसे कह दो आज के बाद कोई भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगी, कोई नौकरी नहीं करनी इसे। अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसकी शादी करवा के इसे घर से भेजता हूँ मैं, और बोल दो इसे जो करना है वहाँ जाके करे, यहाँ कुछ नहीं करेगी। यहाँ मैं कर रहा हूँ वही बहुत है। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। अपने पिता की बात सुनकर सलोनी को और भी ज्यादा घबराहट होने लगती है कि अब कैसे भी करके उसे 6 महीने के अंदर अपनी पहली नौकरी की तलाश करनी ही होगी। कई दिन गुजर जाते हैं, सलोनी दिन रात एक कर देती है, लेकिन बेचारी की कहीं पर भी नौकरी की बात नहीं बन पाती। ऐसे एक दिन सलोनी बस स्टैंड पर बैठी हुई होती है, तब एक छोटी सी लड़की सलोनी के हाथ में पैम्पलेट पकड़ाकर चली जाती है और पैम्पलेट को पढ़ते हुए सलोनी बोलती है, अगर आपको नौकरी की तलाश है तो इस नंबर पर फोन करें। डाटा एंट्री, ऑफिस वर्क, बैंक ऑफिस वर्क आदि के लिए लड़के और लड़कियों की जरूरत है। आज के आज हमें संपर्क करें और नौकरी पाएं। इतने इंटरव्यू देने के बाद तो मुझे नौकरी नहीं मिली, और पता नहीं कहां से ये झूठे प्रचार का पन्ना मेरे हाथ में आ गया। इतना कहकर सलोनी इस पैम्पलेट को फोल्ड करके अपने बैग में रख लेती है और तभी उसकी बस आ जाती है। आखिरकार 6 महीने का वक्त पूरा होने वाला होता है। लाख कोशिशों के बाद भी सलोनी को उसकी पहली नौकरी नहीं मिलती और एक दिन रेखा सलोनी को समझाते हुए बोलती है, सलोनी बेटा मैं जानती हूँ तूने जी तोड़ मेहनत की है अपनी पहली नौकरी पाने के लिए, किस्मत ने तेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। कहिए माँ, क्या बात है? बेटा अब तो अपने पापा की बात मान ले और शादी कर ले। अब इस नौकरी का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दे बेटा। पर माँ मेरा सपना टूट जाएगा पहली नौकरी का। कभी कभी सपने होते ही इसलिए हैं कि वो टूट जाए।
अपने पापा के बारे में सोच बेटा, आखिर वो कब तक ऐसे तेरी चिंता में घूमते रहेंगे। मेरी बात मान जा बेटा, ये शादी कर ले। ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। सलोनी की बात सुनकर रेखा वहाँ से चली जाती है। तभी सलोनी अपने बैग से अपनी आंखों में आ रहे आंसू साफ करने के लिए हैंकी निकालती है और उसके हाथ में बड़ी नौकरी वाला पैम्पलेट आता है। उस पैम्पलेट को देखकर सलोनी बोलती है, इतनी कोशिश कर ली लेकिन बात तो तब बनी नहीं। एक बार इस पैम्पलेट वाले नंबर पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर लेती हूँ। वैसे भी ये सब तो झूठ ही होता है, पर दिल की तसल्ली के लिए कर ही लेती हूँ। इतना कहकर सलोनी उस पैम्पलेट पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है और कॉल कट हो जाता है। तभी उसे एक नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आता है। सलोनी अपने व्हाट्सएप पर उस नंबर से टेक्स्ट करना शुरू करती है, जहाँ पर सलोनी को काम के बारे में बताया जाता है। उसे अपना एक फोटो सेंड करने के लिए कहा जाता है। सलोनी व्हाट्सएप नंबर पर अपना रिज्यूमे और फोटो सेंड कर देती है। कुछ दिन बाद सलोनी को देखने के लिए लड़के वाले फिर से आते हैं। सलोनी अच्छे से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है। तभी सामने बैठा विनोद नाम का लड़का बोलता है, जी देखिए, हमारे परिवार में किसी भी तरीके की कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर आप चाहे तो शादी के बाद नौकरी भी कर सकती है और हमें इस चीज से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जी नहीं नहीं, हमारी बेटी कोई नौकरी नहीं करना चाहती। जी मेरे पापा ठीक कह रहे हैं, मुझे नौकरी नहीं करनी है। आप सच कह रही हैं? आप नौकरी करना नहीं चाहती? जी हाँ, मैं नौकरी नहीं करना चाहती। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहती तो आपका ये जो रिज्यूम है और ये फोटो, ये हमें क्यों भेजा आपने? इतना बोलकर विनोद सलोनी को अपने फोन में वही सारी चैटिंग दिखाता है जो सलोनी ने पैम्पलेट वाले नंबर पर की थी। तभी सलोनी बोलती है, इसका मतलब वो जॉब ऑफर के पैम्पलेट आपने छपवाए थे। आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज को नौकरी दे रहे हैं। जी हाँ, जिस दिन आपने रिज्यूम भेजा था ना, उसके अगले दिन आपकी फोटो आई थी मेरे पास, वो भी शादी के लिए। तो मैंने आपको देखा और आपको देखने के बाद मैंने सोचा कि शादी कर ही लेनी चाहिए। आपको पहली नजर में देखा तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आपका जो सपना है ना, उसे मैं पूरा करूँगा, लेकिन कुछ अलग ढंग से। जी मैं कुछ समझी नहीं। जी मैं समझाता हूँ आपको। आप नौकरी तो करोगी, लेकिन मेरी पत्नी बनकर, वो भी मेरी खुद की कंपनी में, और वो भी एक मालकिन बनके। मेरे ऑफिस में ना बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो आप मालकिन बनके आप संभाल लीजिए। तनख्वाह जितना आप चाहो ले लो, सुविधा आपको तो मिलेगी मिलेगी। और बात रही मेरी तनख्वाह आप समय पे दे देना बस। विनोद की बात सुनकर सलोनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद विनोद सलोनी को अपने ऑफिस बुलाता है और उसको काम सिखाना शुरू कर देता है और आखिरकार सलोनी को शादी से पहले ही उसकी पहली नौकरी मिल जाती है। देखते ही देखते कुछ महीनों बाद उसकी शादी भी हो जाती है और एक साथ उसके दोनों सपने पूरे हो जाते हैं और साथ ही रेखा और सोनू भी अपनी बेटी को कुछ बनते देखकर बहुत खुश होते हैं। राजेश की पत्नी मीनू एक बहुत ही विचित्र स्वभाव की महिला थी। मीनू अक्सर ही जरा जरा सी बातों पर बहुत ही शोर मचाया करती, जिसकी वजह से कई बार घर के आसपास के लोग भी उनके घर जमा हो जाया करते। ऐसे एक दिन मीनू का जन्मदिन आता है। राजेश मीनू को सरप्राइज देने का प्लान करता है। रात के 12 बजे मीनू आराम से सोई थी। तभी राजेश कमरे में आता है और मीनू को जगाते हुए बोलता है, हैप्पी बर्थडे मीनू, उठ जाओ। मीनू नींद में आंखें खोलती है और उसे लगता है कि उसके पास कोई चोर आ गया है जो उसका गला दबोच रहा था। तभी वो नींद में उठकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, चोर चोर बचाओ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे कमरे में चोर घुस गया। माँ जी, राजेश जी, कहाँ हो आप? जल्दी आइए, चोर चोर। मीनू की आवाज से उसकी सास लता भागती हुई उसके कमरे में आती है। साथ ही आस पड़ोस के लोग भी मीनू की आवाज से जाग जाते हैं। क्या हो गया बहू? कहाँ है चोर? यहीं पर तो था चोर, मैंने खुद देखा है। वो मेरे गले पर हाथ लगा रहा था। पर यहाँ तो मेरे और राजेश के अलावा कोई है ही नहीं और ना ही कोई बाहर से आया था। अरे माँ, कोई चोर नहीं है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि कोई चोर नहीं था? अरे क्योंकि जिसे तुम चोर समझ रही हो ना, वो मैं ही था। यार, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो देखो, केक और कैंडल्स लेकर आया था। तुम्हें इतने प्यार से उठा रहा था और तुमने मुझे चोर समझकर शोर मचा दिया। अच्छा, सॉरी। वो मैं ना बहुत ज्यादा नींद में थी और कमरे में अंधेरा भी था। कम से कम आप लाइट तो जला देते। अरे यार, कमरे की लाइट से ज्यादा तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाओ। पूरे प्लान की ऐसी तैसी कर दी। बहू तू भी ना बिना बात के शोर मचा देती है। अरे पहले अच्छे से देख लिया कर, ऐसे शोर मत मचाया कर।
अच्छा चलो छोड़ो ना, केक कट करते हैं। राजेश मीनू से केक कट करवाता है और आधी रात को मीनू का छोटा सा हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। अगली सुबह लता की पड़ोसन सुषमा उनके घर आती है और बोलती है, अरे लता, रात को क्या हो गया था? तेरी बहू को ऐसे पागलों की तरह चिल्ला क्यों रही थी? सारे मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं। अरे बस पूछ ही मत। मेरी बहू को तो बिना बात के शोर मचाने की गंदी आदत है। रात को ना मेरा बेटा केक लेकर आया था उसके लिए, और उसका जन्मदिन बनाने के लिए उसके पास गया तो उसको लगा कमरे में कोई चोर आ गया है, और फिर क्या था, उसका लाउड स्पीकर चालू हो गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं तो रात को ही आने वाली थी कि ना जाने बहू पर कौन सा अत्याचार हो गया हो। मेरी बहू का चिल्लाना और गधे का पूंछ हिलाना एक बराबर है। खैर ये सब छोड़, चल बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। लता अपने और सुषमा के लिए चाय बनाकर लाती है। दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। शाम को घर में मीनू के बर्थडे की पार्टी रखी जाती है और सभी पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन मीनू का हर छोटी बड़ी बात पर शोर मचाना कम नहीं होता। ऐसी एक दिन मीनू पोछा लगा रही थी, तभी उसकी चप्पल फिसल जाती है और वो जोर से जमीन पर गिरती है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तो मर गई रे, मार डाला, मुझे कोई बचाओ। हे भगवान, मेरी तो हड्डियां ही टूट गई। बड़ा तेज दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे उठाओ। हे भगवान, मुझे बचाओ। मीनू की धड़ाकेदार आवाज सुनकर सुषमा के साथ 4-5 पड़ोसन लता के घर आती हैं। तभी सुषमा बोलती है, अरे क्या हो गया? क्यों हाय तौबा मचा रखी है तूने? अरे आंटी जी, मेरा तो पैर फिसल गया और देखिए ना, मुझे चोट भी लग गई है। चिल्ला तो तू ऐसे रही थी बहू, जैसे तुझे किसी करंट के तार ने पकड़ लिया हो या 10-12 लोग तुझे मिलकर खूब मार रहे हो। आंटी, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है और आपको ये बताने की लगी हुई है। तभी वहाँ पर लता आ जाती है और अपने घर में लगी भीड़ को देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बहू ने फिर से किसी बात को लेकर शोर मचाया होगा। तभी सुषमा लता को सारी बातें बताती है और लता अपनी बहू को सुनाते हुए कहती है, बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। तू किसी चीज का सहारा लेकर उठ जाती, आराम से बैठ जाती, या फिर मेरे आने का इंतजार कर लेती, लेकिन नहीं, तुझे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करना जरूरी था ना। माँ जी, मैं यहाँ सारा दिन काम करती हूँ, आपकी इतनी सेवा करती हूँ। आज मुझे गिरकर चोट लग गई और आप मुझे उल्टा ही सुना रही हो। आपसे ये नहीं हो रहा कि मेरी मदद कर दे। मदद तो मैं तेरी कर दूंगी बहू, लेकिन जो तूने इतने लोगों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा किया है उसका क्या? अरे तेरे चिल्लाने के कारण ना किसी को एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। लता अपने हाथ से सहारा देकर मीनू को खड़ा करती है और सोफे पर बैठा देती है। बाकी सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं और सुषमा लता से बोलती है, एक काम कर लता, इसके पैर में मोच आ गई है, तू चटका दे इसका पैर। अरे रहने दे सुषमा, इसका पैर चटका दिया ना तो ये ऐसे चिल्लाएगी जैसे हमने इसे चाकू मार दिया हो। सही कह रही है तू, बैठे रहने दे इसे ऐसे ही। इतना बोलकर सुषमा भी चली जाती है और मीनू आराम से सोफे पर बैठी होती है। लता बाकी का बचा हुआ सारा काम खत्म करती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब हर दिन मोहल्ले वालों को मीनू का चिल्लाना और आधे घंटे बाद सुनाई देता ही रहता। पहले लोग उसके चिल्लाने पर घर पर आ जाया करते, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल चुका था कि उसे सिर्फ ये चिल्लाने की आदत है। ऐसी एक दिन लता बोलती है, बहू देख, मैं 2 दिन के लिए ना सुषमा के साथ वृंदावन जा रही हूँ, तो तू घर का ख्याल रखना और बिना किसी बात के ना हल्ला गुल्ला करने की कोशिश मत करना। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें। मैं घर का और अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। क्या ही निश्चिंत हो ना, सबसे बड़ी चिंता को तो मैं घर में ही छोड़ के जा रही हूँ। कुछ कहा क्या आपने माँ जी? अरे नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं कहा। लता अपने कमरे में जाती है और वृंदावन जाने की तैयारी करने लगती है और शाम को ही सुषमा के साथ वृंदावन निकल जाती है। राजेश भी सुबह को जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर चला जाता है। घर पर मीनू एकदम अकेली थी और ऐसी मीनू घर की सफाई कर रही थी। सफाई करते समय मीनू के कपड़े बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा था। क्या करूं? नहाने चली जाऊंगी सीधे? नहीं नहीं, पसीने वाले बदन में नहीं नहाऊंगी। अगर नहाई ना तो बीमार पड़ जाऊंगी, और मैं बीमार पड़ गई तो माँ जी कहेंगी कि अपना ख्याल नहीं रखा गया बहुत तुझसे। एक काम करती हूँ, पहले पसीना सुखा लेती हूँ, फिर नहा लूंगी।
इतना कहकर मीनू नंगे पांव पंखे का स्विच ऑन करती है। तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो शोर मचाते हुए बोलती है, अरे अरे कोई बचाओ मुझे करंट लग गया, बचाओ जल्दी 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 आओ। मीनू के चिल्लाने की आवाजें सभी सुनते तो हैं, लेकिन पुरानी हरकतों की वजह से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। जल्दी आओ, मुझे सच में करंट लग गया, अरे कोई तो आ जाओ। मीनू बहुत ही शोर मचाती है लेकिन कोई नहीं आता और आखिरकार घर की लाइट चली जाती है और मीनू बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। शाम को जैसे ही सुषमा, राजेश और लता घर आते हैं तो वो देखते हैं कि मीनू अजीब सी हालत में फर्श पर बेहोश पड़ी है और करंट की वजह से वो नीली पड़ चुकी है। सभी लोग जल्दी से मीनू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं, जी हमें लगता है कि आपकी बहू को बहुत ही ज्यादा तेज करंट लगा है, इसी वजह से उनका हाथ नीला पड़ गया है। इस इलाज के बाद ही पता चलेगा कि उनका हाथ ठीक से काम कर पाएगा या फिर नहीं। डॉक्टर मीनू का इलाज शुरू कर देते हैं। मीनू होश में आती है तो उसका हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा था। सभी लोग मीनू से मिलने अस्पताल पहुंचते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं, जी देखिए, पेशेंट का हाथ तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए इन्हें अपने एक हाथ से अपने सारे दिनचर्या के काम मैनेज करने होंगे। आप इनका खास ख्याल रखिएगा, बाकी इन्हें कोई ज्यादा स्ट्रेस ना दी जाए। बहू क्या हो गया था? तुझे करंट कैसे लग गया? माँ जी, पंखे का बटन चालू कर रही थी और मुझे बड़ा ही जोर का करंट लगा। मैंने बहुत शोर मचाया लेकिन कोई भी नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। अरे बहू, मुंह क्या हिला रही है? बोलना क्या हुआ था? वैसे तो इतना चिल्लाती है, शोर मचाती है, अब तुझसे बोला नहीं जा रहा। अरे मैं बोल तो रही हूँ, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे मीनू क्या हुआ, बोलो। ये टेढ़े मेढ़े मुंह क्यों बना रही हो? लगता है करंट लगने की वजह से बहू की आवाज चली गई है, तभी ये कुछ बोल नहीं पा रही है। हाँ हाँ। मीनू को ऐसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह शोर मचाने वाली पत्नी और बहू के मुंह खुद ही बंद हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद इलाज के मीनू का हाथ और आवाज दोनों ठीक हो जाते हैं, पर वो फिर कभी बिना बात के शोर मचाने वाली गलती नहीं करती।